आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिखा होगा। देखते हैं इन क्वेश्चन के आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। ऐसा क्या स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ऐसे क्या कंटेंट और कीवर्ड हम उसके अंदर डाल सकते हैं जिसकी मदद से एक डिसेंट आंसर तैयार हो सकता है। दीज एंड्स मे नॉट बी होलिस्टिक बट यू कैन यूज देम एज अ कंपास through which you can evaluate your answer whether you have written your answer in the right direction or not। चलिए इन्हें देखते हैं। IMF के बारे में हमारा क्वेश्चन था, उसके आंसर के इंट्रोडक्शन के अंदर कब क्रिएट हुआ था और कितने कंट्रीज़ हैं, इसको लिख सकते हैं। अगर आपको ठीक से याद नहीं है तो प्लीज़ नहीं लिखिएगा। इसके बजाय आप फिर दूसरे तरीके से इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, जैसे कि कोई रीसेंट एक्टिविटी IMF ने की हो वह आप लिख सकते हैं। फिलहाल आंसर को बेहतर बनाने के लिए अभी हम उन हिंट्स और कीवर्ड्स का सहारा लेंगे जो एक बेहतर आंसर बना सकते हैं। IMF की शुरुआत 1945 में हुई और 189 कंट्रीज़ अभी इसकी मेंबर हैं, जो एक तरह से नियर ग्लोबल मेंबरशिप हो गई क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज़ हैं। फिर बॉडी के अंदर क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हम इसका प्राइमरी पर्पस लिखेंगे। ये बॉडी इस बात को इंश्योर करती है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है उसके अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, इस चीज़ को वो इंश्योर करती है। अब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है क्या? इस सिस्टम के अंदर सारे वो प्रोसेसेस आ जाएंगे जिनकी वजह से रेट्स एक्सचेंज हो पाते हैं और इंटरनेशनल पेमेंट हो पाते हैं। अब ये चीज़ें तीन तरीके से हो सकती हैं। पहला, ये बॉडी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रैक करती है और अपने जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी को भी ट्रैक करती है। दूसरा, जो भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ रहा होता है उसको लेंड करती है और अपने मेंबर्स को प्रैक्टिकल हेल्प प्रोवाइड कराती है। हालांकि हम ये सारा डिटेल में नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन की वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। वैसे काफ़ी फीचर्स हो सकते हैं IMF के और उन्हें आप इंक्लूड भी कर सकते हैं। उनमें से हम इन कुछ फीचर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले कोटा सब्सक्रिप्शन के बारे में हम बता सकते हैं, क्योंकि ये IMF फाइनेंशियल रिसोर्सेज का सेंट्रल कंपोनेंट है। जैसे ही कोई मेंबर कंट्री IMF को ज्वाइन करती है उसे एक कोटा असाइन कर दिया जाता है। अब ये कोटा यह चीज़ देख के किया जाता है कि उनकी क्या पोजीशन है पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ के अंदर। इस कोटा के ये फ़ायदे होते हैं कि जब भी कोई फंडिंग चाहिए होती है तो इस चीज़ में प्रायोरिटी मिलती है। अगर कोटा अच्छा है तो उन्हें वोटिंग में भी हेल्प होता है। इस कोटा को कैलकुलेट करने के लिए वो पर्टिकुलर फार्मूला यूज़ करते हैं जिसके अंदर वो देखते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री को अगर कोटा देना है तो उसकी GDP कितनी है, उसकी ओपननेस कितनी है, वो कितना ट्रेड करता है बाहर। थर्ड एस्पेक्ट होता है इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, कि वो कितना इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ को झेल सकता है। लास्टली, इंटरनेशनल रिजर्व उनके पास कितने, जैसे कि हमारे RBI रखती है, राइट। अब ये सारा हम डिटेल में नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ एक्सप्लेनेटरी पर्पस से था। यहाँ पर बस कोटा सब्सक्रिप्शन के बारे में ब्रीफली हमें एक्सप्लेन कर देना है। अब नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं और वो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स या इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स हैं जो IMF ने ही क्रिएट किए हैं, जो कि मेंबर कंट्रीज़ के ऑफिशियल रिजर्व्स हैं उनको सप्लीमेंट करते हैं। अब इसको बहुत सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सोना लिया है 10 रुपये का। अब उस सोने की जो वैल्यू है और जो 10 रुपये की वैल्यू हुई, दोनों इक्वल हुई, राइट। लेकिन हमने क्या किया, उस सोने की वैल्यू को क्वांटिफाई कर दिया और हमने बताया कि ये 10 रुपये में आ सकती है। उसी तरह कोटा भी, जितना भी किसी पर्टिकुलर मेंबर कंट्री को असाइन किया जाता है उसको क्वांटिफाई कर देते हैं तो उसे SDR में भी शो कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि जिसके पास जितना ज़्यादा कोटा होगा उतना ज़्यादा SDR होगा। SDR कोई करेंसी नहीं है, SDR IMF की खुद की एक यूनिट है। जैसे बिटकॉइन को आप एक यूनिट मान सकते हैं, वह कोई अपने आप में डॉलर या कोई दूसरे तरह की करेंसी नहीं है, राइट। लेकिन हाँ, वो एक यूनिट है जिसकी अपनी एक वैल्यू है। उसी तरह जैसे अब यहाँ पे SDR पर वापस आते हैं, US के पास सबसे ज़्यादा कोटा है 17% अप्रॉक्स। इसी वजह से उसके पास सबसे ज़्यादा SDR भी हैं 80,000 समथिंग। अब SDR को भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी पूरा अलग कंसेप्ट है। कुछ करेंसीज़ को, जैसे US का डॉलर, यूरो, जापानीज़ येन, पाउंड स्टर्लिंग और चाइनीज़ का रेनमिनबी, इन सारी करेंसीज़ को इकट्ठा किया जाता है, एक तरह से बास्केट में डाला जाता है और फिर जिसके पास जितना SDR है, मतलब जिसके पास जितना कोटा है, उस हिसाब से वो इनमें से बोरो कर सकता है। लेकिन हमें इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है।
कंसेप्ट ये है कि जिसके पास भी एसडीआर होंगे ये एक तरह से एसेट की तरह काम करेगा उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया को क्रूड ऑयल मंगाना है तो वो इस एसडीआर का भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी फॉरेन करेंसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने आईएमएफ का इम्पॉर्टेंट फीचर एसडीआर के बारे में बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अभी तक हमने बात करी थी कोटा, सब्सक्रिप्शन और एसडीआर के बारे में, तो उन्हें बताना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद फॉलो पॉइंट्स में हम जो भी उस एग्ज़ाम वाले माहौल में जो भी कुछ याद आएगा उसे हम लिखने की कोशिश करेंगे। आईएमएफ बेसिकली सर्विलेंस में हेल्प करता है और वो भी हर लेवल पर, ग्लोबल, रीजनल और नेशनल। अब सर्विलेंस कर लेंगे तो उसके बाद क्या पता चलेगा कि अगर कोई मेंबर स्टेट का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में है तो उसको जाकर हेल्प करेंगे। एंड देन यू कैन ऑल्सो राइट दैट इट इनडायरेक्टली हेल्प इन इंटरनेशनल ट्रेड। फिर आप बता सकते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं। अब ये जब भी क्राइसिस होगा, ये बीओपी का क्राइसिस हुआ, तो फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाना, फेवरेबल मेजर्स के लिए हेल्प करना, इनके पीछे जो भी टेक्निकल असिस्टेंस या ट्रेनिंग या किसी भी तरह के एडवाइजरी रोल की ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग हेल्प करेंगे। फाइनली आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन की कोई रिजिड फॉर्म नहीं थी, पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बने तो आप इसके अंदर इसके जो भी क्रिटिसिज्म है उसके बारे में सोच सकते हैं। इनका सबसे पहला जो प्राइमरी गोल था सर्विलेंस का, वो फेल होता हुआ नज़र आया। अपने इस आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करते हुए आप बता सकते हैं कि ईस्ट एशियन क्राइसिस जो 1997 में आया उसको वो ट्रैक नहीं कर पाए। फिर बीओपी क्राइसिस होता तो है, लेकिन हेल्प के नाम पर जो एसडीआर दिए जाते हैं, लैंड किया जाता है जो पैसा, वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। इस तरह से आप बता सकते हैं कि आईएमएफ के अंदर गवर्नेंस और कोटा जैसे सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स लाने की काफ़ी ज़रूरत है। अदरवाइज़ इस तरह के इंस्टीट्यूशन ट्रूली ग्लोबल नहीं रहेंगे और इंडिया जैसे देश इन इंस्टीट्यूशन के अंदर फुल फेथ नहीं रख सकते। इस तरह से आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। फाइनली आज का GS4 का क्वेश्चन देखते हैं। हम केस स्टडी की बात कर रहे थे। केस स्टडी को पढ़कर इस बात का तो पता चल गया था कि डंडे वाला हिसाब यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। मतलब हम उस तरह के मेजर्स नहीं लिखेंगे जो वहाँ पर पहले से ही अप्लाई हो चुके हैं और देखा जा चुका है कि वो फेल हो चुके हैं। इस तरह के डिसीजन कि वहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स कराना चाहिए, तो ये सब चीज़ें तो काम नहीं आने वाली। इसलिए इस आंसर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप एटीट्यूडनल और बिहेवियरल चेंज के बारे में बताकर करेंगे। और इस तरह का चेंज तभी आ सकता है जब परसुएशन हो, मतलब मनाना हो। जब तक यहाँ पर लोगों के एटीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, उनका बिहेवियर चेंज नहीं होगा, तब तक उनके अंदर वो वैल्यूज़ क्रिएट नहीं हो पाएंगी जिनकी मदद से वह अपने बारे में और अपनी सोसाइटी के बारे में राइट और रॉन्ग का फैसला करना नहीं कर पाएंगे। आगे इंट्रोडक्शन के अंदर हम बाकी बात कर सकते हैं कि इस केस में दो तरह की चीज़ें दिखती हैं। सबसे पहला, आपका जो बिहेवियर होता है उसके डिटर्मिनेंट, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपका बिहेवियर डिटरमाइन किया जाता है। इस केस में सबसे पहला हम देखते हैं इंटरनल डिटर्मिनेंट उन लोगों के वैल्यूज़ और एटीट्यूड है जिन्हें आपको चेंज करवाना है, क्योंकि आप सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, राइट, और इस प्रॉब्लम को डील करने की पावर आपको दी गई है। सेकंड डिटर्मिनेंट मतलब एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट उन लोगों की सिचुएशन को कहेंगे जिसकी वजह से वह इस अल्कोहल प्रॉब्लम में इंडल्ज हैं। उनकी कैसी सिचुएशन, जैसे कि उनकी इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल जो बैकवर्डनेस है उस डिस्ट्रिक्ट, उस एरिया की। और फिर केस स्टडी की सारी डिटेल को आप देखेंगे तो वहाँ पे एग्रीकल्चर, मतलब जहाँ से कमाने का कुछ जरिया है, वो भी वहाँ पर बेकार है, लो है। फिर कम्युनल डिसहार्मनी भी है। तो इन सारी सिचुएशन जो कि एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट है उन लोगों के बिहेवियर को डिटरमाइन कर रही है, इन्हें भी स्टेट को चेंज करने की ज़रूरत है। यह सब आप इंट्रोडक्शन के अंदर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट। जैसे कि हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन के अंदर, उन लोगों के बिहेवियर और एटीट्यूड को चेंज करने के लिए दो तरह के डिटर्मिनेंट्स को देखा था, फर्स्ट इंटरनल और सेकेंड एक्सटर्नल। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनल जो एटीट्यूड्स और उनके वैल्यूज़ हैं उन्हें चेंज करने के लिए हम क्या इनोवेटिव टेक्निक लगा सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ परसुएशन टेक्निक्स हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं।
सबसे पहले तो एजुकेशन, और वो भी सिर्फ किताबी नहीं, वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम उन लोगों को पढ़ा सकते हैं। अगर कोई स्कूल में है तो इस चीज़ को वहाँ पर लागू कर सकते हैं। अगर पंचायत जैसे इकट्ठी होती है तो वहाँ पर भी वैल्यू एजुकेशन को प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। बाकी के जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन बचते हैं वहाँ पर भी इस वैल्यू एजुकेशन को बढ़ावा दें, जिससे कि वहाँ पर उन लोगों के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज आए और जिससे कि वो खुद अपने बारे में अच्छा सोचें, एक डिग्निफाइड पर्सन की तरह अपने आप को इज्जत दें और सेल्फ वर्थ को पहचानें। वहाँ के यूथ को स्पीचेस और लिटरेचर्स और वीडियोस और वर्कशॉप्स के अंदर या मोहल्ला मीटिंग्स होती हैं उनके अंदर और सपने देखने के लिए मोटिवेट करें और उनको हार्ड वर्क करने के लिए भी मोटिवेट करें। यहाँ पर आप कोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। आगे जो भी NGOs हैं और मीडिया है वहाँ पर उन्हें इन्वॉल्व किया जा सकता है, जिससे कि वो अवेयरनेस फैला सकें लोगों के बीच के अल्कोहल के कितने नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। उन्हें इस बात से खुद ब खुद डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया जाए कि उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं। फिर फीमेल मेंबर्स को भी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं उस सोसाइटी की, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वो इस प्रॉब्लम से ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं और वो ही सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं। इसलिए उन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए लीकर के हार्मफुल इम्पैक्ट के बारे में प्रायोरिटी से उन्हें अवेयर करना चाहिए। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में मेल्स को भी, जो मेल मेंबर्स हैं उन्हें भी फैमिली वैल्यूज़ को लेकर उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि वह अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए बेहतर करने की कोशिश करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इस तरह की वीडियोस जो लीकर के नेगेटिव इम्पैक्ट को बता रही हो, और वो भी सभी डायमेंशन से, फिजिकल क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मेंटली या साइकोलॉजिकली या स्पिरिचुअली, उन वीडियोस को उन लोगों के बीच पॉपुलर कर देना चाहिए, जिससे कि उनके ऊपर लीकर को छोड़ने का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। रोल मॉडलिंग भी एक इफेक्टिव टेक्निक है। रोल मॉडलिंग मतलब जो लीकर के एडिक्शन से सक्सेसफुली ओवरकम होकर आ चुके हैं उन लोगों को ड्यूटी दी जाए कि वो दूसरों को भी मदद करें, क्योंकि ऐसे में लोग अपने स्ट्रगल को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे और उन्हें लगेगा कि जब उसने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। बाकी हम एक रिवॉर्ड सिस्टम सेट कर सकते हैं, जैसे कि जो लोग सक्सेसफुली ओवरकम करते हैं उन्हें एक पॉजिटिव रिवॉर्ड दिया जाए, जिसकी वजह से लोगों को एक इंसेंटिव लगेगा कि अगर उन्होंने भी किया तो उनकी भी अप्रिसिएशन होगी या फिर उन्हें कुछ किसी भी तरह का रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ तक तो हमने बात करी कि इंटरनल डिटर्मिनेंट की वजह से उनके वैल्यूज़ और एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब बात करेंगे उनकी सिचुएशन को चेंज करने की, मतलब एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट जिसकी वजह से वह उस तरह का बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। यदि अगर हमने उनकी सिचुएशन को चेंज किया तो काफ़ी % चांसेस हैं कि वह गलत तरीक़ों को नहीं अपनाएंगे। ये कुछ चीज़ें स्टेट के पास होंगी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती हैं जो स्टेट के पास होती है परफॉर्म करने के लिए, जिनका पूरा पोटेंशियल यूज़ करके वह लोगों के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। सबसे पहला, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इन इंस्टीट्यूशंस को इतना रोबस्ट कर दिया जाए, इतना स्ट्रेंथन कर दिया जाए कि वहाँ की जो अभी करंटली यंग जनरेशन है उनके अंदर पहले से ही उस तरह के वैल्यूज़ इनकलकेट हो जाएं और आने वाली जो जनरेशन है वो भी इस तरह की प्रॉब्लम में फंस कर बर्डन ना बने। अब ये कैसे हो सकता है? इन इंस्टीट्यूशन को हम फंड दे सकते हैं, टीचर्स वहाँ के हैं तो उनको ट्रेनिंग उस तरह की दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वहाँ पर कई तरह के प्रोग्राम्स को चला सकते हैं। फिर केस स्टडी के अंदर एक एस्पेक्ट दिया था कि वहाँ का एग्रीकल्चर भी बेकार था, तो इसी फील्ड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, वहाँ के इरिगेशन को बढ़ा सकते हैं जिससे कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और वहाँ के जो भी तरीका है फूड प्रोसेसिंग का, मतलब मार्केटिंग से लेकर सब्जी मंडी तक जो फूड प्रोसेस होता है उसे बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे कि वहाँ के लोग इस एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल माने और उसके अंदर एंगेज हो। फिर वहाँ के यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम्स को चालू कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, इट वुड बी टू लेट फॉर देम टू गो बैक इन द स्कूल एंड लर्न। इसलिए ज़रूरी है कि इनके लिए स्किल टारगेट बेस्ड कोई वर्कशॉप कंडक्ट कराई जाए जिससे कि इनको डायरेक्ट जॉब मिल सके।
एंड देन उस रीजन का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि और लोग वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ की पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट हो और वो लोग सही चीज़ों में पैसे खर्च करके अपनी खुद की एडवांसमेंट कर सकें। केस स्टडी अगर आपको ध्यान है, उसके अंदर एक दिक्कत बताई थी कम्युनल हार्मोनी की। वहाँ पर आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इसके लिए वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन से अपील कर सकते हैं कि वो लोगों को कम्युनल हार्मोनी के लिए मोटिवेट करें और सोशल मीडिया पे और रेगुलर मीडिया के थ्रू अमन और शांति का मैसेज फैलाएं और उन लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो भी हैं इसके रिगार्डिंग उनके बारे में बताएं। आप इन सारे पॉइंट्स को अपने वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखेंगे और अपने वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही इन्हें उतना ही एक्सप्लेन करेंगे जितनी ज़रूरत है। फाइनली इतना सब करने के बाद आप कंक्लूजन दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ अ नेशन। स्टेट मस्ट नॉट अलाउ इट्स डिग्रेडेशन थ्रू लीकर कंजप्शन। मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर एसेट हमारा ह्यूमन कैपिटल है और स्टेट को हर तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे लीकर जैसी नेगेटिव चीज़ों की वजह से हमारा ह्यूमन कैपिटल डिग्रेड ना हो, खराब ना हो। और इस तरह आपका यह आंसर कंप्लीट हो जाता है। लेट अस नो अगर इसके अलावा और भी कोई इनोवेटिव तरीका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर कैंडिडेट यूनिक है, तो डेफिनेटली उनके भी तरीके इस प्रॉब्लम को डील करने के कुछ तो यूनिक होंगे। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइन्स के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।